पानी लिया गया और इस पानी में CuSO4 को डाल देते हैं। इस पानी में जैसे CuSO4 को डालेंगे वो Cu+2 और SO4-2 आयनों में टूट जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, डुबो दिया जाता है और इसमें कॉपर इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है, डुबो दिया जाता है। लीजिए जिंक इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड लिख दिया गया और ये कॉपर इलेक्ट्रोड, दोनों को सॉल्यूशन में डुबो दिया गया है। कॉपर इलेक्ट्रोड दोनों को सॉल्यूशन में डुबो दिया गया और अब इनको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है। जब कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी अपने आप प्रोड्यूस होने लगता है। तो बस ऐसे डिवाइस को, ऐसे अरेंजमेंट को ही गैल्वानिक सेल कहा जाता है। इसी को हम लोग गैल्वानिक सेल कहते हैं। लास्ट क्लास में आपको बताया गया था, यहां कोई भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड को लेकर आप गैल्वानिक सेल बना सकते हैं, लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रोड का रिएक्टिविटी डिफरेंस सुटेबल होता है, यानी दोनों का रिएक्टिविटी में अंतर जो है थोड़ा सुटेबल होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छा गैल्वानिक सेल बनता है। वैसे अगर आप कहेंगे डिफरेंस बहुत कम रहेगा तो क्या होगा, अरे गैल्वानिक सेल तो बन जाएगा लेकिन बेकार गैल्वानिक सेल बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा। तो सुटेबल रिएक्टिविटी डिफरेंस कौन रखेगा, इसका जवाब देता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसी के मदद से आप ऐसा दो इलेक्ट्रोड का चुनाव कर सकते हैं। फिलहाल वो रिएक्टिविटी में सुटेबल डिफरेंस दिखाने वाला दो इलेक्ट्रोड, एक कॉपर और एक जिंक होता है, और इस तरह जिंक इलेक्ट्रोड को ZnSO4 सॉल्यूशन में डुबो दिया गया, कॉपर इलेक्ट्रोड को CuSO4 सॉल्यूशन में डुबो दिया गया और दोनों को कंडक्टिंग वायर से जोड़ देते हैं तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे डिवाइस को गैल्वानिक सेल कहते हैं। अब देखिए होता क्या है, एट जिंक इलेक्ट्रोड क्या होने वाला है, देखिए जो मोर रिएक्टिव होता है वो इलेक्ट्रॉन छोड़ने का डिपार्टमेंट रखता है और जो लेस रिएक्टिव होता है वहां इलेक्ट्रॉन लेने का काम होता है। मोर रिएक्टिव कौन है, जिंक, इसलिए जिंक इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम होगा। लीजिए दिया गया जिंक सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, इसलिए यहां S लगा दिया गया, ये अपना दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। लीजिए Zn+2 में चेंज किया और ये सॉल्यूशन में आ गया। यहां लाखों लाख जिंक एटम है, बहुत सारा जिंक एटम है और ये जिंक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ छोड़कर Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आते जा रहा है और छोड़ा गया दोनों इलेक्ट्रॉन आपके सामने मौजूद, और यही दोनों छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ इधर आता है, कॉपर इलेक्ट्रोड के पास आता है। और देखिए एट कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होता है, एट कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, गौर कीजिए, जब दोनों इलेक्ट्रॉन मूव करता हुआ इधर आता है तो सॉल्यूशन में जो Cu+2 बैठा हुआ है वो ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉन को लेगा और Cu के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा। Cu+2 ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेगा और Cu के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाएगा। लीजिए दिया गया Cu+2, यहां Aq लगा दिया गया, सॉल्यूशन वाला Cu+2 आयन है जो दो इलेक्ट्रॉन को लेता है और Cu सॉलिड के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है, Cu के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा हो जाता है और यहां इलेक्ट्रॉन लेने का काम होता है, इसलिए इसे रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। देखा आपने, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव के तरफ। खैर इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, इसीलिए आप कहते हैं प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी हो चुका है। इस तरह से करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। अब आगे का बात जाने, अब आगे गौर कीजिए, यहां जिंक इलेक्ट्रोड पर कौन सा काम होता है, देखिए ऑक्सीडेशन वाला। तो एट जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस, एट जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस।
सो इट इज नोन एज एनोड, इसलिए आप इसको एनोड कहते हैं। डायग्राम में आप जिंक इलेक्ट्रोड के नीचे ऐसे एनोड लिख सकते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन वाला प्रोसेस हो रहा है, इसलिए इसको आप कैथोड कहेंगे। लीजिए ऐसे दिया गया, आपने डायग्राम को पहले ही नोट कर लिया है, मुझे मालूम है आपके कॉपी में क्या हमने लिखा है मुझे पता है। आपने ये रिएक्शन भी लिख लिया है, और आपने एक लाइन और भी लिखा है, इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन सिंस oxidation process, since oxidation takes place on zinc electrode, so it is anode, whereas reduction process takes place on copper electrode, so it is cathode. यहाँ रिडक्शन होता है इसलिए इसको कैथोड कहते हैं, यहाँ ऑक्सीडेशन होता है इसलिए इसको एनोड कहा जाता है। यहां तक लास्ट क्लास में हम बता चुके थे, आपको लिखा चुके हैं, आप सभी के कॉपी में मौजूद है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई को। देखें, ध्यान दीजिए, यहां पर जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ छोड़कर Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आते जाता है। जिंक एटम अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ छोड़कर Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आते जाता है, और छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ इधर आता है। जैसे इलेक्ट्रॉन इधर निकला कि एट द सेम टाइम दूसरा जिंक एटम यहां इलेक्ट्रॉन को छोड़कर तैयार रहता है, और इस तरह हमेशा यहां इलेक्ट्रॉन का एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, हमेशा यहां इलेक्ट्रॉन का जमाव देखने को मिलता है। और आपको मालूम, जहां इलेक्ट्रॉन रहता है वहां नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होता है। चूंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां जिंक इलेक्ट्रोड पर होता है, आप कहेंगे टीचर छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन तो बाहर निकल जाता है, वो बाहर निकलता है, बट एट द सेम टाइम दूसरा जिंक एटम यहां इलेक्ट्रॉन छोड़कर तैयार रहता है, और इस तरह यहां पर इलेक्ट्रॉन का हमेशा एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, इसीलिए ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड यानी गैल्वानिक सेल का एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। आप इस सिचुएशन को ऐसे समझ सकते हैं, अभी तो खैर आप लोग घर में हैं, अगर आप यहां पर बैठे रहते और कोई भी आदमी आता तो कहता यहां पर इस टाइम में स्टूडेंट का झुंड लगा हुआ रहता है। होता क्या है, एक बैच जाता है दूसरा बैच आता है, एक बैच जाता है दूसरा बैच आता है, ऐसा सालों साल से हो रहा है। अब मान लीजिए वही आदमी अगर 2 साल के बाद फिर आएगा तो फिर वो कहेगा अरे यहां पर स्टूडेंट का झुंड लगा हुआ है। अलग बात है कि स्टूडेंट का चेहरा बदल जाएगा, लेकिन दूसरा नया बैच तो आ ही जाता है। कुछ इसी तरह का सिचुएशन यहां पर भी है। जिंक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, छोड़ा गया इलेक्ट्रॉन इधर से मूव करता हुआ इधर जाता है, बट एट द सेम टाइम दूसरा जिंक एटम यहां इलेक्ट्रॉन को छोड़कर तैयार रहता है, और इस तरह यहां इलेक्ट्रॉन का हमेशा एक्युमुलेशन देखने को मिलता है, हमेशा जमाव देखने को मिलता है, जिसके कारण ये नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाता है। एनोड ऑफ गैल्वानिक सेल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। अब आगे देखिए, इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ कर इधर जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ कर इधर जाता है तो क्या इसका मतलब है? भाई इसका मतलब है आपका कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को टान टान के अपनी ओर बुला रहा है। इमेजिन कीजिए, अगर इस इलेक्ट्रोड के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता तो क्या ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर बुलाता? नहीं बुलाता। इमेजिन कीजिए, इसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज होता तो वो इलेक्ट्रॉन को बुलाता नहीं, रिपेल कर देता, भगा देता, लेकिन इलेक्ट्रॉन को ये टान टान कर अपनी ओर बुलाता है, जिससे ये साबित होता है कि कैथोड ऑफ गैल्वानिक सेल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड। तो सिंस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस टुवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड, सो इट प्रूव्स copper electrode is positively charged. That is, cathode of galvanic cell is positively charged. इस तरह गैल्वानिक सेल का जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। सोचिए, तो कैसे ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, कैसे ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, ये आपको बताया गया। चूंकि इलेक्ट्रॉन दौड़ दौड़ के इधर जाता है, बस इसी से साबित हो जाता है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। और चूंकि यहाँ
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन का जमाव देखने को मिलता है, इसलिए ये रेडियली चार्ज होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट अब सीखेंगे। देखिए आगे का पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां पर हम लोग सपोज 100 ZnSO4 मॉलिक्यूल को इसमें डालते हैं। सपोज 100 ZnSO4 मॉलिक्यूल को इधर डाल दिए। ZnSO4 मॉलिक्यूल क्या होता है? Zn+2 और SO4-2 में टूटता है। Zn+2 SO4-2 में वन मॉलिक्यूल Zn+2 SO4-2 में टूटता है। जब हम लोग 100 ZnSO4 मॉलिक्यूल को जब हम लोग 100 ZnSO4 मॉलिक्यूल को पानी में डाल देंगे तो क्या होगा? ये जो 100 मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा Zn+2 और SO4-2 में टूटेगा। सारा का सारा Zn+2 और SO4-2 में टूटेगा। तो फिर Zn+2 आपको कितना मिलेगा? 100। SO4-2 आपको कितना मिलेगा? 100। और जब 100 Zn+2 मिला तो इसका मतलब कितना चार्ज हो गया? प्लस 200। 100 SO4-2 मिला तो कितना चार्ज मिला? -200। ले दे के चार्ज क्या हो जाएगा? 0 0। अब यहां पर भी इसी तरह एक CuSO4 मॉलिक्यूल Cu+2 और SO4-2 में टूटता है। अगर हम लोग 100 CuSO4 मॉलिक्यूल को पानी में डालेंगे तो Cu+2 कितना मिलेगा? 100। SO4-2 कितना मिलेगा? 100। और इस तरह टोटल चार्ज यहां पर भी 0 होता है। तो एकदम शुरू में, एकदम प्रारंभ में टोटल चार्ज यहां 0 होता है और इधर भी टोटल चार्ज 0 होता है। लेकिन अब देखिए तमाशा क्या होता है, गौर कीजिए। देखिए यहां पर Zn+2 और SO4-2 का नंबर सेम है, लेकिन अब तमाशा देखिए क्या होता है। जब जिंक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ छोड़कर Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा। जिंक एटम अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ छोड़कर जब Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, आते जाएगा, तो क्या होगा? सॉल्यूशन में Zn+2 आयनों का संख्या ज्यादा हो जाएगा। सोचिए पहले ये 100 था, ये 100 था, लेकिन जब जिंक एटम इलेक्ट्रॉन को छोड़ छोड़कर Zn+2 के रूप में सॉल्यूशन में आते जाएगा तो नेचुरली Zn+2 का संख्या बढ़ जाएगा। अब जैसे आपके बैच में 6 लड़कियां हैं और बाकी लड़के हैं। कल्पना कीजिए कुछ ऐसा जादू मंत्र करते हैं कि लड़का लड़की में बदलने लगता है, तो क्या होगा? बैच में लड़कियों का संख्या क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और क्या? बस वही चीज तो यहां पर भी हो रहा है। जिंक एटम जब अपना इलेक्ट्रॉन को छोड़ छोड़कर Zn+2 के रूप में आते जाएगा तो सॉल्यूशन में Zn+2 आयनों का संख्या ज्यादा हो जाएगा। सपोज पहले 100 और 100 था, अब ये 200 हो जाएगा। Zn+2 200 हो जाएगा और ये 100 का 100 ही रहेगा, जिसके कारण जिंक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा। जिंक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और उसके बाद आगे जानिए, ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ Cu+2 as Cu ऑन इलेक्ट्रोड। भाई इस इलेक्ट्रोड पर Cu+2 Cu के रूप में जब जमा होते जाता है, Cu+2 जब Cu के रूप में इस इलेक्ट्रोड पर जमा होते जाएगा तो क्या होगा? SO4-2 का संख्या ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगा। अपने आप SO4-2 का संख्या ज्यादा हो जाएगा, जिसके कारण इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस होगा। सोच, तो फाइनली वी कैन से दैट as more and more Zn+2 ion come in solution, a strong positive field is produced around zinc electrode, whereas due to deposition of Cu+2 as Cu on copper electrode, a strong negative field is produced around copper electrode, and in this way flow of electron is stopped, production of current electricity is stopped। मतलब यहां से फिर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। मालूम आपको इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, जब इसके चारों पट्टे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, उसको बाहर निकलने नहीं देगा,
और दो चार वो गलती से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो इधर घुसिए नहीं पाएगा, क्योंकि इधर स्ट्रॉन्ग नेगेटिव फील्ड प्रोड्यूस हो चुका है जो कमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, भगाएगा, और इस तरह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रुक जाता है। इस तरह प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी रुक जाता है। कुछ ही पल के बाद, कुछ ही इंस्टेंट के बाद प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी रुक जाता है। अगर आप चाहते हैं कि यहां कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी होता रहे, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो यहां जो एक्सेस पॉजिटिव चार्ज डेवलप किया उसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, यहां जो एक्सेस नेगेटिव चार्ज डेवलप किया उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। और ये काम किया जाता है बाय यूजिंग सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का उपयोग करते हुए इस तरह के एक्सेस नेगेटिव चार्ज और एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज किया जाता है। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? चलिए अब सॉल्ट ब्रिज के बारे में जानिए। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज ए पेस्ट ऑफ KCl, KNO3, ETC is known as salt bridge। भाई KCl, KNO3 का जो पेस्ट होता है उसी को हम लोग सॉल्ट ब्रिज के नाम से पुकारते हैं। देखिए पेस्ट, दांत साफ करने वाला पेस्ट, जानते हैं आप, वो ना सॉलिड होता है ना लिक्विड होता है, इसीलिए उसको पेस्ट कहा जाता है। तो ये सॉल्ट ब्रिज जो है उसी पेस्ट की तरह होता है। और क्यों, कौन है वो? KCl, KNO3 एटसेट्रा, इसी के पेस्ट को एज ए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। और कैसे यूज करेंगे चलिए देखिए। ये डायग्राम जो आपने बनाया है, इस डायग्राम में आप लोग भी इसको बना लीजिए, इस ट्यूब को लगा दीजिए। यहां पर रहता है KCl, लीजिए पेस्ट ऑफ KCl यहां लिया जाता है। और जब पेस्ट ऑफ KCl लिया जाएगा तो ये K प्लस और Cl माइनस में टूटा हुआ रहता है। मालूम आपको KCl जो है K प्लस Cl माइनस में टूटा हुआ रहता है। अब देखिए Cl माइनस लुढ़क लुढ़क कर इधर आएगा, स्लिप कर करके इधर आएगा। K प्लस स्लिप कर करके इधर आएगा, क्योंकि निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो K प्लस इधर आएगा। इधर पॉजिटिव चार्ज है, वो निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, Cl माइनस इधर आएगा। और इस तरह ये नेगेटिव चार्ज एक्सेस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज इधर के एक्सेस नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, और इस तरह चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन्ड हो जाएगा। दोनों तरफ टोटल चार्ज का मान 0 हो जाएगा। और अब जब दोनों तरफ चार्ज न्यूट्रलाइज कर चुका है, दोनों तरफ चार्ज का मान 0 हो चुका है, तो अब क्या होगा? फिर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो प्रारंभ हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रॉन का बहना चालू हो जाएगा, यानी प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी फिर से प्रारंभ हो जाएगा। तो फिर आप कहेंगे कि अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन तो फिर से चालू हो गया, तो फिर आप कहेंगे कि यहां सर्किट पूरा हो चुका। तो लीजिए सॉल्ट ब्रिज का दो काम आपके पास आ चुका। पहला काम में कहेंगे कि सॉल्ट ब्रिज नेगेटिव आयन देता है पॉजिटिवली चार्ज साइड में, पॉजिटिव आयन देता है नेगेटिवली चार्ज साइड में, और इस तरह चार्ज न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है। और दूसरा नंबर पॉइंट में आपको कहना पड़ेगा, बाय प्रोवाइडिंग आयंस सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट सर्किट, ये आयन देते हुए सर्किट को पूरा करता है। सर्किट पूरा करने का मतलब क्या हुआ? चूंकि आपने सुना ये फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि सॉल्ट ब्रिज जो है वो सर्किट को पूरा कर दिया, और इस तरह फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन प्रारंभ हो जाता है। तो पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्ट ब्रिज? आप कहेंगे a paste of KCl, KNO3 etc. is known as salt bridge। What are the functions of salt bridge? It has two main functions. First number, it provides positive ion towards negatively charged side and negative ion towards positively charged side, and in this way charge neutrality is maintained। Second number function,
It completes circuit by providing ions. जब हम लोग कहते हैं कि ये सर्किट पूरा करता है आयन देते हुए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने पुनः करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन प्रारंभ कर दिया। इसीलिए तो कहा गया कि इसके द्वारा सर्किट पूरा किया जाता है। फिनिश। तो लास्ट क्लास में जो आपने डायग्राम बनाया था ना, उसमें ये केवल ट्यूब लगा दीजिए जिसमें आपका सॉल्ट ब्रेज रहने वाला है। बनाइए। इस ट्यूब को लगा दीजिए, इसमें सॉल्ट ब्रेज है, दिख रहा है आपको। इधर आएगा Cl माइनस, इधर आएगा K प्लस। Cl माइनस, ये KCl है। KCl जब आप लेते हैं तो वो K प्लस और Cl माइनस के रूप में रहता है। इधर लुढ़क लुढ़क कर आएगा Cl माइनस, तो लिख दीजिए यहां Cl माइनस, यहां लिख दिया गया Cl माइनस, और इधर स्लिप करके आएगा K प्लस, तो यहां K प्लस लिख दीजिए। बस, तो ट्यूब आपने बना लिया। तो अब आज जहां से बताना चालू किए, पैग आप चेंज करके लिखिएगा। अब आप लोग जो भी बताएं, अब एक एक लाइन आपको लिखा दें, तो पैग आप चेंज करके लिखिए। लिखिए, एज more and more Zn plus 2 ion come in solution, comma, a strong positive field, a strong positive field is produced around zinc electrode, whereas due to deposition of Cu plus 2 as Cu on copper electrode, comma, a strong strong, a strong negative field, is produced around copper electrode, thus flow of electron is stopped, STOPPAD, stopped. That is production of current electricity, is stopped, STOPPAD, stopped। फुल स्टॉप दीजिए, आगे लिखिए hence for continuous production of
current electricity. Hence, for continuous production of current electricity, comma दीजिए, salt braze, SALT, salt braze, BRIDGE, salt braze is used, salt braze is used, प्लस शब्द दीजिए, आगे लिखिए, a paste of, a paste, PASTE, a paste of KCl, comma, KNO3, etc. is known as salt braze, is known as salt braze, salt braze, प्लस स्टॉप दीजिए, आगे लिखिए, आगे प्लस स्टॉप देने के बाद following are the functions of, following are the functions of salt braze, following are the functions of salt braze, dash दीजिए, following are the functions of salt braze. नंबर 1 में लिखिए, it provides positive ion, it provides positive ion towards negatively charged, side, and negative ion towards positively charged side, towards positively charged side. Thus, THUS, thus charge neutrality, NEUTRALITY. Thus, charge neutrality is maintained. Thus, charge neutrality is maintained. और इस तरह चार्ज न्यूट्रलिटी मेंटेन रहता है. दूसरा काम लिखिए, सेकंड नंबर काम, it completes circuit by providing ions. It completes circuit by providing ions. इसके द्वारा सर्किट प्रोवाइड किया जाता, कंप्लीट किया जाता है. इट कंप्लीट सर्किट बाय प्रोवाइडिंग आयंस. इनके द्वारा सर्किट को कंप्लीट किया गया आयन देते हुए. मतलब फिर से करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन प्रारंभ हो गया. इसीलिए बोलेंगे इसके द्वारा सर्किट पूरा किया गया. उसके बाद नेक्स्ट पैग आप चेंज करके लिखिए. पैग आप चेंज करके लिखेंगे, सेंस loss of electrons, since loss of electrons take place on zinc electrode, so it is negatively charged,
charged. That is anode. That is anode is negatively charged. That is anode is negatively charged. यानी एनोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। फिर आगे लिखेंगे, उसी में कंटिन्यू कीजिए। लिखिए since flow of electrons take place towards copper electrode, so it is positively charged. That is cathode is positively charged. और इस तरह कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। That is cathode is positively charged. बस गैल्वेनिक सेल में इतना ही सारा बात था। इस पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा इसी इंफॉर्मेशन में से पूछा जाएगा, जवाब आप लोग दीजिएगा। इस पर बहुत सारा प्रॉब्लम भी बनता है, तो जब आपको ये बेहतर ढंग से समझ में आ जाता है तो न्यूमेरिकल बनाने में काफी सुविधा होता है। तो हम लोग न्यूमेरिकल भी सीखेंगे इसका, लेकिन पहले क्वेश्चन लिखिए। आप लोग लिखिए what is salt bridge? What is salt bridge? फिर इसी में आगे लिखिए what are functions of salt bridge? What are functions of salt bridge? यानी सॉल्ट ब्रिज का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको बताना है। तो इसका आंसर हम आपको लिखा चुके हैं, आपके कॉपी में है, केवल क्वेश्चन का रूप आपको दिखा दिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, इसलिए आपके नजरों के सामने केवल हमने क्वेश्चन लाया। आंसर क्या है आपको मालूम है, कहां लिखा हुआ है मालूम है। उसके बाद नेक्स्ट न्यू टॉपिक का नाम लिखिए। अगला न्यू टॉपिक का नाम लिखिए डिफरेंस between electrolytic cell and galvanic cell। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल लिख करके डैश दे दीजिए। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये अब आपको जानना है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल, इन दोनों में क्या अंतर होगा ये आपको जानना है। देखिए गैल्वेनिक सेल के बारे में बहुत डिटेल में अभी हमने आपको बताया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पहले के क्लास में बहुत बताया जा चुका है आपको, फिर भी चलिए 2 मिनट का आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दें। ये कंटेनर है, इसमें वाटर लिया गया और इसमें सपोज CuSO4 को डाल देते हैं, तो ये Cu+2 और SO4 -2 आयनों में टूट जाता है। अब इसमें हम लोग लीजिए 2 इलेक्ट्रोड को डाल देते हैं। 2 इलेक्ट्रोड को डाल देने के बाद जब करंट इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। तो Cu+2 यहां जमा होता है Cu के रूप में, SO4 -2 यहां जमा होगा इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हुए। यानी इस बर्तन में कौन सा काम होता है, इलेक्ट्रोलिसिस वाला काम होता है। बस इसी कंटेनर को, इसी बर्तन को इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहा जाता है, जिसके बारे में पहले आप पढ़ ही चुके हैं। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपको ये बर्तन बार बार हम आपको सुना चुके हैं। तो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड गैल्वेनिक सेल।
बीच में एक छोटा सा लाइन खींच दीजिए और पहला साइड में लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिख दीजिए। पहला कॉलम में लिखेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे कॉलम में लिखेंगे गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल ऐसा लिख दिया गया। लीजिए, यहां है इलेक्ट्रोलिटिक सेल और यहां गैल्वानिक सेल, ऐसे लिख दिया गया और इसमें डिफरेंस हम लोग जानेंगे। तो चलिए पेन को रख दीजिए और थोड़ा ध्यान से बात को सुन लीजिए ताकि आपको याद हो सके। उसके बाद फिर वन बाय वन करके लिखेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आपको कितना बर्तन देखने को मिलता है? वन, देख लीजिए, इसी को इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। वन कंटेनर आपको देखने को मिलता है। गैल्वानिक सेल में कितना कंटेनर देखने को मिलता है? दो। दो। तो लीजिए, पहला डिफरेंस आ चुका। वन कंटेनर इज यूज्ड। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वन कंटेनर का उपयोग होता है। ध्यान से सुन लीजिए, बाद में लिखिएगा, अभी हड़बड़ी नहीं दिखाना है, बाद में लिखिएगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वन कंटेनर का उपयोग होता है और गैल्वानिक सेल में टू कंटेनर का उपयोग होता है। जो दिखा वो आपको कह देना है। कोई बोल नहीं सकता समझ में नहीं आया, देखने का चीज है, समझने का चीज थोड़े है। उसके बाद अब देखिए, यहां पर आपको सॉल्ट ब्रिज दिख रहा है और यहां सॉल्ट ब्रिज नहीं दिख रहा है। इसका मतलब है सॉल्ट ब्रिज इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का उपयोग नहीं होता है और गैल्वानिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का उपयोग होता है। बिना सॉल्ट ब्रिज का गैल्वानिक सेल बनेगा नहीं, तो सॉल्ट ब्रिज मस्ट बी यूज्ड। उसके बाद थर्ड डिफरेंस देखिए। देखिए, यहां पर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स का होना बहुत ही जरूरी है। गैल्वानिक सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स तो होना ही चाहिए। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स नहीं लेंगे, अगर आपने सेम इलेक्ट्रोड ले लिया तो फिर वहां पर नहीं बनेगा गैल्वानिक सेल। तो गैल्वानिक सेल में डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी यूज्ड। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है भाई, सेम या डिफरेंट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। सेम भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस देखिए। यहां गैल्वानिक सेल में जो एनोड होता है ना, वो नेगेटिवली चार्ज होता है। कैसे? अभी आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। और यहां जो कैथोड है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक सेल में उल्टा होता है। उल्टा, एनोड होता है पॉजिटिवली चार्ज और कैथोड होता है नेगेटिवली चार्ज। जस्ट उल्टा होता है, उल्टा। तो इतना सारा डिफरेंस बता दिए। आगे और डिफरेंस देखिए। देखिए होता क्या है। ZnSO4 सॉल्यूशन लीजिए, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लीजिए, दोनों में इलेक्ट्रोड को डालकर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए और आप सॉल्ट ब्रिज भी लगा दीजिए और हट जाइए। देखिए क्या तमाशा होता है। यहां अपने आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होने लगता है। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसीलिए आप इनको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के नाम से पुकारेंगे। इसी कारण इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। अब थोड़ा यहां पर आइए। यहां देखिए क्या होता है। CuSO4 सॉल्यूशन में दो इलेक्ट्रोड को डालकर जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं तो Cu+2 यहां Cu के रूप में जमा होता है। Cu+2 यहां Cu के रूप में जमा होता है। तब तक जमा होता है जब तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजना बंद किया कि कॉपर का डिपोजिशन भी रुक जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहा जाता है। इसके प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। तो याद रखेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। काहे भाई, काहे ऐसा बोलेंगे? क्योंकि जब तक आप करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजता रहेंगे तब तक यहां पर सब्सटेंस का डिपोजिशन होता रहेगा। जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी भेजना बंद किए कि सब्सटेंस का डिपोजिशन भी रुक जाएगा। इसीलिए बोलेंगे ये एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, जबकि ये क्या होता है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है गैल्वानिक सेल में। कैसे? ZnSO4 में जिंक इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, CuSO4 में कॉपर इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, बिजली के तार से दोनों को जोड़ दीजिए, सॉल्ट ब्रिज लगा दीजिए।
अब तमाशा देखिए क्या होता है, अपने आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होते रहेगा, होते रहेगा, होते रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी कारण इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। 5 डिफरेंस अभी तक हम आपको बता चुके हैं। अब 6th डिफरेंस हम आपको बताने वाले। देखिए यहां पर क्या होता है, जिंक गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, थोड़ा गौर कीजिए। जिंक एटम Zn+2 में बदलता है, Cu+2 Cu में बदलता है, तो आपको क्या मिलता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। Zn जब Zn+2 में बदला, Cu+Cu में बदला, तो इसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। और केमिकल चेंज के कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलता है। यहां केमिकल चेंज होता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। तो फाइनली गैल्वेनिक सेल में हम लोग क्या कहेंगे, गैल्वेनिक सेल में हम लोग बोलेंगे कि केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आपको दिखा वो हमने आपको बता दिया। और थोड़ा यहां देखिए आपको क्या दिखता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जब भेजते हैं तो Cu+2 Cu में बदलता है, SO4-2 SO4 में बदलता है। कैसे, तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी को भेजने के बाद ऐसा होता है। तो इसका मतलब है करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस केमिकल चेंजेस, जबकि यहां पर केमिकल चेंजेस प्रोड्यूसेस करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये था अंतर। यहां केमिकल चेंज के कारण करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है और यहां करंट इलेक्ट्रिसिटी के कारण केमिकल चेंज प्रोड्यूस होता है। 6 डिफरेंस हो गया। तो बस मुझे इतना ही बताना था। उम्मीद करते हैं बहुत कुछ बात आपके दिमाग में गया होगा। देखिए आप सभी कोई घर में बैठे हुए हैं और ध्यान से आप बात सुन रहे हैं। अगर आपके दिमाग में 30% बात भी गया तो आप खुश हो जाइए, यू आर जीनियस, आप बहुत जीनियस, बहुत अच्छे स्टूडेंट। 30% भी अगर बात गया, कोई बोलेगा कि इंसान मेरा तो 100 चला गया, तब तो अति सुंदर बात है और भी अच्छा बात है। लेकिन 30 तक गया तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि उसके बाद जब हम क्लास ऑफ करेंगे तो घर में उठना नहीं है, बैठले रहना है और उसके बाद कंटिन्यू आप पढ़ाई कीजिए और देखिए सारा बात अच्छी तरह से दिमाग में घुस जाएगा। एक बार लिख लीजिए, 100% हो जाएगा। कितना आराम है पढ़ने का। हमको तो लगता है कि ये मेथड सबसे अच्छा मेथड। सोचिए आप लोग कितना परेशान हो जाते थे अगर 3 बजे आपको बुलाते, बाहर कितना कड़कड़िया धूपा है, धूपा में मरते जरते आप लोग यहाँ पर आते। अभी घर में आराम से बैठे हुए हैं, कोई धूप नहीं, कोई पानी नहीं, और कितना सुंदर पढ़ाई हो रहा है। इसलिए शिकायत मत कीजिए कि सर पढ़ाई ठीक ठाक नहीं हो रहा है, शिकायत मत कीजिए। आपको, हमको तो लगता है कि यह अच्छा तरीका है पढ़ने का। क्या खराबी है, पूरा बाहर का माहौल से भी आप अलग हैं, आराम से फुल कंसंट्रेशन के साथ आप पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास में भी कुछ बच्चा कुई काय करते रहता था, आपका कंसंट्रेशन बिगड़ता था। यहाँ तो कोई कंसंट्रेशन बिगड़ने का संभावना नहीं। अपने स्टडी रूम में आप बैठे हुए हैं और आपके रूम में बैठकर गोविंद झा आपको पढ़ा रहा है। सोचिए आपके रूम पे गोविंद झा आया हुआ है, कितना मजेदार बात। सीखिए, सीखना पड़ेगा। शिकायत करना बंद कीजिए कि हमको फायदा नहीं हो रहा, हम नहीं सीख पा रहे, मत बोलिए ऐसा, सीखना पड़ेगा। चलिए लिखिए, अब लिखते हैं। बीच में एक छोटा सा लाइन आप खींच दिए हैं। पहला तरफ आपने लिख दिया है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, दूसरे तरफ गैल्वेनिक सेल। लिखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले कॉलम में लिखिएगा, पहला नंबर पॉइंट में लिखिए। लिखिए, one container is used, one container is used, one container is used, और उसमें लिखिए two containers are used, two containers are used। दूसरा नंबर में लिखिए, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिखिएगा, लिखिए करंट इलेक्ट्रिसिटी produces chemical changes। और इस कॉलम में लिखिए, इस कॉलम में गैल्वेनिक सेल वाले कॉलम में लिखिए chemical changes
changes produce current electricity, produce current electricity। तीसरा पॉइंट लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले कॉलम में, लिखिए एनोड, एनोड इक्वल टू का साइन दे दीजिए, बराबर का साइन दे दीजिए, लिख दीजिए पॉजिटिव, और उसी के नीचे लिखिए कैथोड, कैथोड इक्वल टू नेगेटिव, कैथोड बराबर का साइन देकर के लिख देंगे नेगेटिव। गैल्वेनिक सेल वाले कॉलम में लिखिए, लिखिए एनोड इक्वल टू का साइन दीजिए, लिखिए नेगेटिव, फिर लिखिए कैथोड इक्वल टू का साइन दीजिए और लिखिए पॉजिटिव, पॉजिटिव। सर बात, हाँ सर बोलिए। ये पॉइंट फिर से रिपीट करिए ना। हाँ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाले कॉलम में लिखिए ना एनोड, एनोड बराबर का चिन्ह दीजिए और लिख दीजिए पॉजिटिव, मतलब एनोड क्या हो गया, पॉजिटिवली चार्ज। उसी के नीचे लिखिए कैथोड, कैथोड बराबर का चिन्ह दीजिए, इक्वल टू का साइन दीजिए और लिख दीजिए नेगेटिव, जिसका मतलब क्या होगा, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। ऐसा ना लिख करके ऐसे लिख दिए सिंबॉलिकली, और क्या, कैथोड बराबर नेगेटिव, मतलब क्या हो गया, कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज। उसी तरह गैल्वेनिक सेल में उल्टा करके लिख दीजिए, एनोड बराबर का साइन देके लिख दीजिए नेगेटिव, और कैथोड बराबर का साइन देकर के लिख दीजिए पॉजिटिव, मतलब एनोड इज नेगेटिवली चार्ज, कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज। बस तीसरा अंतर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट उसके बाद है फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर में लिखिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिखिएगा, लिखेंगे सेम और डिफरेंट, सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स, सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी नहीं, मे बी यूज्ड, मे बी यूज्ड, सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मे बी यूज्ड। सर ये लाइन बता दीजिएगा ना, एक बार बता दीजिएगा क्या ये लाइन। ये सेम वाला, अरे कोई झमेला थोड़े है, देखना ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ना, तो इसमें हम लोग सेम इलेक्ट्रोड रखें या डिफरेंट कोनो फर्क नहीं पड़ता है। देख अगर हम लोग कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे या निकेल लेंगे, प्लेटिनम लेंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो CO+2 यहाँ चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, तो कोई इलेक्ट्रोड रहे क्या फर्क पड़ता है, तो चढ़बे करेगा चढ़बे करेगा। इसलिए हमने कहा कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सेम या डिफरेंट कोई भी इलेक्ट्रोड आप ले सकते हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल में तो आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन छोड़ने का डिपार्टमेंट उसके पास होता है जो मोर रिएक्टिव होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का डिपार्टमेंट उसके पास होता है जो लेस रिएक्टिव होता है। तो फिर यहां तो झक मार के आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोड लेना ही पड़ेगा, लेकिन ऐसा छोड़ा छोड़ी यहां तो नहीं है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। इसीलिए हमने कहा कि सेम और डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मे बी यूज्ड। तो लिखिए सेम और डिफरेंट electrodes may be used, और गैल्वेनिक में लिखिए डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी यूज्ड, निश्चित रूप से डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यूज होना चाहिए, डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मस्ट बी यूज्ड, निश्चित रूप से डिफरेंट इलेक्ट्रोड का उपयोग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट लीजिए 6 नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिखिएगा, लिखिए प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिखेंगे प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और इसमें लिखिए प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, इस कॉलम में लिखेंगे प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, यहां प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है और इसमें प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फिनिश प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस और गैल्वेनिक में
प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। अब भाई ये डिफरेंस खत्म हो गया। अब हम लोग लॉग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। हालांकि 11th क्लास में भी ये बताया गया था आपको, लेकिन 12th में भी इसका यूज होता है, इसलिए चलिए यहां भी हम आपको बता दें। जिन्होंने 11th में पढ़ा उनका रिवीजन होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो लॉग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बात कर लेते हैं, क्योंकि इसका उपयोग न्यूमेरिकल बनाने में होगा। तो लिखते हैं मेरे साथ, आप लोग भी लिख सकते हैं। लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लिखिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। आज कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्कस करेंगे हम लोग। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख लीजिए मेरे साथ, आप लोग भी धीरे धीरे लिखते जाइए, ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है, इसलिए कम दिमाग वाला में साथ साथ लिख सकते हैं। दिमाग वाला चीज में पेन को रख के समझा जाता है। तो लीजिए पहला नंबर फॉर्मूला मेरे साथ आप लोग लिखिए, log m इंटू n। लीजिए log m इंटू n दिया गया। log m इंटू n को हम लोग कहने वाले हैं log m प्लस log n। ऐसा फॉर्मूला होता है, आप में से सभी को पता होगा ही, ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब जगह यूज होता है। दूसरा फॉर्मूला लिखेंगे log m बाई n। log m बाई n इक्वल टू होगा log m माइनस log n। ऐसा हो गया। थर्ड नंबर फॉर्मूला लीजिए, देंगे log m टू द पावर n। log m टू द पावर n, ये फॉर्मूला लिखते हैं, हो जाएगा n log m। ऐसा हो जाएगा log m टू द पावर n इक्वल टू n log m। उसके बाद ये 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो चुका। अब आगे जानिए, log 10 का वैल्यू 1 होता है। ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्वेश्चन सेटर उम्मीद करेगा आपसे कि आपको log 10 का वैल्यू पता हो। log 2 का वैल्यू 0.3, log 3 का वैल्यू 0.47। लिख लीजिए मेरे साथ, आप लोग भी लिखते जाएंगे। log 1 का वैल्यू 0, log 1 का वैल्यू 0, log 5 का वैल्यू log 5 का वैल्यू 0.7, log 5 का वैल्यू 0.7। ये है log का मान, log वैल्यू। उसके बाद कोई भी नंबर जिनको 2, 3, 5, 1 या 10 के रूप में लिखा जा सकता है, उनका log वैल्यू बताया जा सकता है। कैसे? चलिए देख लीजिए, यहां आपको कुछ वैल्यू निकाल कर दिखा देते हैं। दिया गया log 6 का वैल्यू बताना है। तो भाई log 6 को हम लोग 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो लीजिए लिख दिया गया log 2 इंटू 3, log 2 इंटू 3 लिख दिया गया। log m इंटू n के फॉर्मूला पर इसको सेट करेंगे, होगा log 2 प्लस log 3। ऐसा हो गया। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, प्लस log 3 का वैल्यू 0.47 होता है। हो चुका 0.77। लीजिए हो चुका log 6 का मान 0.77। अब लीजिए log 8 का वैल्यू बताना चाहते हैं। अब log 8 का वैल्यू बताना चाहते हैं, तो 8 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर 3। काहे कि 2 के रूप में लिखना पड़ेगा ना आपको, 2 टू द पावर 3 लिखेंगे। तो लीजिए लिख दिया गया log 2 टू द पावर 3। 3 कहां जाएगा, आगे हो जाएगा 3 इंटू log 2। और अब log 2 का वैल्यू क्या होता है, log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। log 2 का वैल्यू 0.3 होता है। और जब log 2 का वैल्यू 0.3 होता है, तो लीजिए देते हैं 3 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.9। ऐसे निकल। तो चलिए नोट कीजिए, उतारिए इसको फटाफट। उसके बाद आगे और भी देखिए, बनाते हैं।
और भी निकालते हैं। log 6 log 8 का वैल्यू बताया गया आपको। उसके बाद आगे लीजिए, आगे लिखते हैं log 1000 का वैल्यू हम लोग बताना चाहते हैं। log 1000 का वैल्यू बताना चाहते हैं तो इसको आप कैसे बताएंगे? log 10 to the power 3। लीजिए ऐसा लिख दिया गया log 10 to the power 3। 3 कहा जाएगा आगे 3 log 10। अब हो गया 3 into 1, ऐसा हो गया। उसके बाद लीजिए log 50 का वैल्यू हम लोग बताना चाहते हैं। log 50 का मान बताना चाहते हैं। कैसे बता सकते हैं समझिए, देखिए log 50 को हम लोग कैसे लिखेंगे? log 5 into 10 बोले थे ना, कोई भी नंबर जिसको 5, 10, 2, 3, 1 के रूप में लिखेंगे उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो log 50 को log 5 into 10 लिख दिया गया, log m into n के फॉर्मूला पर सेट हो गया। देंगे log 5 प्लस log 10। log 5 का वैल्यू 0.7 प्लस log 10 का वैल्यू 1 इक्वल टू 1.7, ऐसा हो। log 50 का मान हो चुका 1.7। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे log 7। बनाइए, अब आपको दिया गया बनाने के लिए log 7 का मान आपको निकालना है। निकालिए, कैसे निकलेगा देखिए। log 7 का वैल्यू log 7 का वैल्यू आपको निकालना है। निकालिए। log 7, तो देखिए log 7 को बनाने के लिए आप में से बहुत के मन में विचार आ रहा होगा कि log 7 को लिख देंगे log 2 plus 5, ऐसा लिख देंगे। बोलिए ऐसा लिखना सही है कि गलत है? 100% सही है। दुनिया का कोई भी ताकत गलत नहीं बोल सकता। 2 plus 5 7 होता ही है, तो गलत तो नहीं है। अब देख लीजिए, आप लोग बनाना बंद कीजिए, बोर्ड पर नजर डालिए कैसे बनता है, देख लीजिए। यहां तक लिख दिए, लेकिन सावधान, बराबर नहीं होता है। इज नॉट इक्वल टू log 2 प्लस log 5। लीजिए, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। log 2 प्लस log 5 के ऐसा नहीं होता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो ऐसा लिखना बेकार हो गया। लिख लीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि 7 को 2, 5, 10, 3, 1 के रूप में हम लोग लिख ही नहीं सकते, नहीं लिख सकते हैं। तो फिर ऐसे हालत में log 7 का वैल्यू कैसे बताएंगे? वो नंबर जिसको 2, 3, 5, 10, 1 के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो फिर उसका वैल्यू कैसे बताएंगे? इसका बताने का तरीका होगा, log 7 के जस्ट पहले कौन आता है? log 6। भाई 7 के जस्ट पहले कौन आता है? 6। तो आपको log 6 का वैल्यू बताना पड़ेगा, जो हम लोग बता चुके हैं 0.77। और 7 के जस्ट बाद कौन आता है? log 8। log 7 के जस्ट बाद कौन आता है? log 8, जिसका वैल्यू होता है 0.9। तो ये 7 जो है 6 और 8 का बीच वाला है। बीच वाला कहने का मतलब मीन वैल्यू, एवरेज वैल्यू। 6 और 8 का एवरेज वैल्यू 7 होता है। इसलिए log 6 log 8 का जो एवरेज वैल्यू होगा
वो log 7 का वैल्यू होगा, इन दोनों का बीच वाला वैल्यू log 7 का होगा। ऐसे हम लोग निकालते हैं। तो वो नंबर जिसको 2, 3, 5, 10, 1 के रूप में नहीं लिख सकते, उसके जस्ट पहले वाले नंबर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके बाद वाले का निकालना पड़ेगा, और दोनों को जोड़कर बाई 2 करते हैं, तो फिर आपको मिलता है log 7 का वैल्यू। लीजिए बाई 2, ऐसा दिया log 7 का वैल्यू ऐसा हो चुका। फिनिश। और अब यहां तक हो गया। अब एक प्रॉब्लम हम लोग बनाने वाले हैं, एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो लिखिए, एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम आज पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी है 35-40 मिनट हम लोगों के पास समय है, पूरा डिस्कस करेंगे। ये एक प्रॉब्लम, सिंगल प्रॉब्लम, और उसके बाद अगले क्लास में और भी डिफिकल्ट प्रॉब्लम बनाएंगे। तो आज का होमवर्क आपको बहुत ही मिलने वाला है ज्यादा, और घर में उसको कंप्लीट कीजिएगा, नहीं तो अगले क्लास का न्यूमेरिकल सब ऊपर से पार होने लगेगा। केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल समझ में आता है, थोड़ा मेहनत करने पर समझ में आ जाता है, और 20% न्यूमेरिकल कॉम्पिटिटिव टेस्ट एज वेल एज बोर्ड एग्जाम दोनों जगह पूछा जाता है, वो तो आपको कैप्चर करना ही पड़ेगा, वो नहीं छूटना चाहिए। तो अब लिखिए एक प्रॉब्लम, लिखते हैं ए सेल इज गिवन, ए सेल इज गिवन, एक सेल दिया जा रहा है, ए सेल इज गिवन, लिखे ए एरो ए +2 बगल में +2e कॉमा ए नॉट इक्वल टू 0.74 भी। फिर देंगे बी एरो b +2 बगल में +2e कॉमा e नॉट इक्वल टू 0.44 भी। चलिए नोट कर लीजिए, ऐसे उतार लीजिए। आपने लिखा है सेल इज गिवन, ए एरो a +2 बगल में +2e कॉमा e नॉट इक्वल टू 0.74 भी, b एरो b +2 बगल में +2e कॉमा e नॉट इक्वल टू 0.44 भी। यहां तक आप लिख चुके। अब लिखिए फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द फॉलोइंग। नंबर 1 में लिखिए, नंबर 1 एनोड ऑफ सेल, नंबर 1 में लिखिए एनोड ऑफ सेल। नंबर 2 में लिखिए, नंबर 2 में कैथोड ऑफ सेल, नंबर 2 में लिखिए कैथोड ऑफ सेल। थर्ड नंबर में लिखिए, थर्ड नंबर में रिएक्शन एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। फिर नेक्स्ट लिखिए रिएक्शन एट कैथोड। फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर में लिखिएगा रिएक्शन एट कैथोड। फिफ्थ नंबर में लिखिएगा सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन और रिडॉक्स चेंज, सेल रिएक्शन और रिडॉक्स चेंज। फिफ्थ सिक्स नंबर में लिखिए सेल रिएक्शन और रिडॉक्स चेंज। सेल रिएक्शन लिखना है या रिडॉक्स चेंज लिखना है। उसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड। 7 नंबर में लिखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। फिर लिखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट,
Direction of flow of current. Direction of flow of current. 9 नंबर में लिखिए डिजाइन ऑफ सेल। 9 नंबर में लिखिए डिजाइन ऑफ सेल। 9 नंबर में डिजाइन ऑफ सेल। 10 नंबर में लिखिए स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। 10 नंबर में लिखेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। और 11 में ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल 11 नंबर में ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है कुछ देर में पता चलेगा। तो ये 11 क्वेश्चन, इसी 11 क्वेश्चन को अब 1 बाय 1 करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखिए मेरे साथ, आप लोग भी लिखेंगे। लिखिए गिवन सेल इज, लिखिए गिवन सेल इज, गिवन सेल इज, यहां सेल आपको दिया जा रहा है। गिवन सेल इज ए एरो ए प्लस 2 ई कॉमा ई नॉट इक्वल टू 0.74 वी, बी एरो बी प्लस 2 बगल में प्लस 2 ई कॉमा ई नॉट इक्वल टू 0.44 वी, ऐसे दिया गया। लीजिए गिवन सेल आपके सामने, ए एरो ए प्लस 2 ई, बी एरो बी प्लस 2 ई, ए नॉट इक्वल टू 0.74 वी, ए नॉट इक्वल टू 0.44 वी, ऐसा आपको दिया गया। अब इतना इंफॉर्मेशन देने के बाद आपसे कहता है बता एनोड ऑफ सेल क्या होगा। तो बताने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए ई नॉट का मतलब होता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यहां 2 इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड ए और इलेक्ट्रोड बी है। जैसे किसी भी गैल्वानिक सेल को बनाने के लिए 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड तो होना ही चाहिए, वही 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड यहां पर है। इलेक्ट्रोड ए है और इलेक्ट्रोड बी है। इलेक्ट्रोड ए का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया है और बी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान आपको दिया गया है। दोनों का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान दिया गया है। अब आप जानते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो 2 प्रकार का होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा होता है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब आपको फैसला करना पड़ेगा कि ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ये फैसला करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ए 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और ए प्लस 2 में बदला, तो कौन सा काम हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन वाला काम हो रहा है। और जब ऑक्सीडेशन वाला काम हो रहा है तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हुआ। ऐसे हम लोग पता करते हैं। यहां देखिए बी एरो बी प्लस 2 ए, बी ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया और जब बी ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया तो यहां भी कौन सा काम हुआ, ऑक्सीडेशन वाला। और जब ऑक्सीडेशन वाला काम हुआ तो ये कौन सा काम है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अंत में बहुत रफली आप ऐसे जान सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर है तो उसको हम लोग ऑक्सीडेशन कहते हैं, और अगर इलेक्ट्रॉन एरो के इधर है, एलएचएस में है, तो वहां रिडक्शन है, ऐसा हम लोग कहते हैं। तो यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन वाला बात हो रहा है, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है और ये भी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन इधर तो लॉस यानी ऑक्सीडेशन, एरो के इधर इलेक्ट्रॉन तो गेन यानी रिडक्शन। तो फिलहाल इधर इलेक्ट्रॉन है इसलिए लॉस, तो ये है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। लीजिए लिख दिया गया E नॉट OP, E नॉट OP, भेद खुल गया, इसलिए दोनों का OP वैल्यू क्वेश्चन सेटर दिया, आप लिख दिए। क्वेश्चन सेटर आपको नहीं बताएगा कि ये OP वैल्यू है कि RP वैल्यू, ये क्वेश्चन सेटर आपको नहीं बताएगा, ये आपको खुद समझना पड़ेगा।
आप समझ गए तो लीजिए लिखते हैं स्टैंडर्ड ओपी फॉर ए इक्वल टू 0.74 भी। फिर लिखिए मेरे साथ, आप लोग भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड ओपी फॉर बी, स्टैंडर्ड ओपी फॉर बी इक्वल टू 0.44 भी, ऐसा लिख दिया गया। और याद रहे किसी भी इलेक्ट्रोड का जितना ओपी वैल्यू होता है उतना ही आरपी वैल्यू भी, जितना ओपी वैल्यू होगा उतना ही आरपी वैल्यू भी होता है। तो फिर ए का ओपी वैल्यू इतना तो आरपी वैल्यू कितना, इतना ही होगा। साइन बदल के, साइन केवल बदल जाता है, -0.44। बी का ओपी वैल्यू इतना तो बी का आरपी वैल्यू कितना, यही होगा साइन बदल के -0.44 भी। तो लिखिए मेरे साथ आप लोग भी स्टैंडर्ड आरपी फॉर, standard RP for A equal to -0.74 भी। फिर दिया गया स्टैंडर्ड आरपी फॉर B इक्वल टू -0.44 भी। हर क्वेश्चन में इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन में आपको या तो क्वेश्चन सेटर ओपी देगा या आरपी देगा। ओपी दिया तो साइन पलट के आरपी का वैल्यू लिख लिए, आरपी दिया तो साइन पलट के ओपी का वैल्यू लिख लिए। और क्या, बहुत ही सिंपल सा बात। अब हर सवाल में यहां तक पहुंचने के बाद अब आपको देखना पड़ेगा, अब आपको एक लाइन का फॉर्मूला बता दें, जिसका ओपी वैल्यू ज्यादा वो एनॉड होता है, जिसका ओपी वैल्यू ज्यादा वो एनॉड होता है। तो फिर आपको ए का ओपी वैल्यू दिख रहा है, आपको बी का ओपी वैल्यू दिख रहा है। बोल किसका ओपी वैल्यू ज्यादा? ए का ज्यादा। इसलिए एनोड ऑफ सेल कौन होगा? ए। कैथोड ऑफ सेल कौन होगा? बी। जब ए आपका एनोड हो गया तो बी को तो कैथोड होना ही पड़ेगा। सिंपल। तो फिर लीजिए अब लिखते हैं, यहां तक आपने नोट कर लिया तो लिखिए अब पहला नंबर लिखेंगे एनोड ऑफ सेल। आपसे पूछा गया बता एनोड ऑफ सेल कौन है, तो ए होगा। लिख दीजिए ब्रैकेट में बिकॉज इट्स स्टैंडर्ड ओपी इज हाई, इट्स स्टैंडर्ड ओपी इज हाई, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड ओपी हाई होता है। सेकेंड नंबर लिखिए, अब आपसे पूछा गया कैथोड ऑफ सेल, तो एक लाइन का फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जिसका ओपी ज्यादा वो एनोड होता है, जिसका ओपी ज्यादा वो एनोड होता है, बस। और अब जब ये आपका एनोड हो गया तो कैथोड कौन होगा? लीजिए कैथोड ऑफ सेल, कैथोड ऑफ सेल बराबर बी, कैथोड ऑफ सेल बराबर बी। उसके बाद पूछा गया आपसे बता रिएक्शन एट एनोड क्या होगा, रिएक्शन एट एनोड क्या होगा ये पूछा गया। तो लिखिए थर्ड नंबर रिएक्शन एट एनोड, आपको याद आ रहा होगा आज ही तो खत्म किए हैं रिएक्शन एट एनोड। गैल्वानिक सेल में कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ता था भाई? कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ता था एनोड पर? कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ता था? Zn छोड़ता था, Zn। तो यहां पर आपका एनोड क्या है? ए। तो कौन इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा? ए छोड़ेगा। और इस तरह हो गया ए एरो, A+2 बगल में +2 ए। लीजिए ए ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, ये है रिएक्शन एट एनोड। उसके बाद फोर्थ नंबर में पूछा गया रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड, रिएक्शन एट कैथोड। भाई कैथोड पर कौन सा रिएक्शन होगा? चलिए अब थोड़ा आपके बुद्धि का जांच कर ले। लिखा गया रिएक्शन एट कैथोड, अब आप लोगों का बुद्धि का जांच होगा। गैल्वानिक सेल में कैथोड पर इलेक्ट्रॉन लेने का काम कौन करता है? इसका जवाब आपको देना है। इसके लिए आपको
अपने कॉपी में देख कर बताना है, जो कुछ देर पहले हम आपको बताएं। गैल्वानिक सेल हम खत्म कर चुके हैं, वहां उलटिए पेज को और देख करके बोलिए कि गैल्वानिक सेल में कैथोड पर इलेक्ट्रॉन को कौन लेता है। कौन बोलेगा? जल्दी से खोज कर बताइए, बिना देखे तो आप बता नहीं पाएंगे, आप कॉपी से सर ढूंढ कर कॉपर। जवाब आया, बहुत जल्दी जवाब आया, कॉपर, जो गलत जवाब है। नॉट कॉपर, नॉट कॉपर, कॉपर नहीं होगा। अब कोई दूसरा बच्चा बोलिए, गैल्वानिक सेल आपके कॉपी में लिखा हुआ है, कुछ देर पहले बहुत जमकर एक्सप्लेन किए, देख करके बोलिए कॉपर इलेक्ट्रोड पर कौन इलेक्ट्रॉन लेने का काम करता है, देख के बोलिए। एक ने कहा कॉपर लेता है, गलत जवाब है, कॉपर नहीं लेता है। कौन लेता है? कॉपी में देखिए और बोलिए, सोचिए, कॉपी में देखकर बोलने का फैसिलिटी आप। सर जिंक। अरे नहीं भाई, ये तो बहुत ज्यादा गलत जवाब है। हमने कहा कॉपर इलेक्ट्रोड पर, वो जो जिंक के तरफ से इलेक्ट्रॉन घूम के जाता है, उसको कौन पकड़ता है, कौन इलेक्ट्रॉन को ले लेके जमा होता है, और वो है Cu+2 आयन। Cu+2 आयन, जिसको कॉपर नहीं बोला जाता है, जिसको कॉपर आयन बोला जाता है, नॉट कॉपर, कॉपर आयन। Cu+2 आयन, यानी इलेक्ट्रॉन लेने का डिपार्टमेंट किसके पास है? Cu+2 आयन के पास। यहाँ जो गैल्वानिक सेल है, यहाँ कौन इलेक्ट्रॉन लेगा? आयन, आयन लेगा। तो बोल कौन लेगा? B+2 लेगा कि B लेगा? B+2 लेगा कि B लेगा? B+2 लेगा। तो लिखिए B+2, B+2, बगल में +2e, एरो B, ये है रिएक्शन एट कैथोड। अब आपसे पूछा गया कि सेल रिएक्शन भी बता, सेल रिएक्शन बता, सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? सेल रिएक्शन का मतलब होता है कि एनोड पर जो रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर जो रिएक्शन हो रहा है, उनको आप जोड़ दीजिए। एनोड और कैथोड पर होने वाले रिएक्शन को जब आप जोड़ देंगे तो उसी रिएक्शन को सेल रिएक्शन कहा जाता है। तो भाई एनोड का रिएक्शन आपके पास आ चुका है। तो लीजिए, कितना नंबर सवाल है? कितना नंबर है ये? 5 5। सर 5। हाँ ठीक। तो लीजिए, एनोड का रिएक्शन लिख दिया गया, ए एरो A+2, बगल में +2e, ए एरो A+2, बगल में +2e। और अब कैथोड का रिएक्शन लिखेंगे, तो लीजिए देंगे B+2, बगल में +2e, एरो B, ऐसा दे दिया गया। और अब इनको जोड़ देते हैं, एनोड कैथोड का रिएक्शन जोड़ देते हैं, बस उसी को हम लोग सेल रिएक्शन कहते हैं। जोड़ेंगे, एरो का इधर वाला एक तरफ, एरो का इधर वाला दूसरे तरफ। लीजिए लिख दिया गया E+B+2+2e, एरो दिया गया A+2, बगल में +2e+V। टो ए कट गया, टो ए कट गया, और आ गया सेल रिएक्शन। चलिए, ये लिखने के बाद नीचे लिख दीजिए ब्रैकेट में सेल रिएक्शन, ताकि कॉपी चेक करने वाले को समझ में आ जाए कौन है सेल रिएक्शन। यही है सेल रिएक्शन, आ गया आपके सामने। तो यही था सेल रिएक्शन लिखने का तरीका। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया, 6 नंबर क्वेश्चन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड। देख, ए ने 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, B+2 ने 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, कितना इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंजिंग हुआ, कितना इलेक्ट्रॉन का यूज हुआ? 2। 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, 2 इलेक्ट्रॉन को लिया, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड कितना बोलेंगे? 2। दूसरा तरीका है बताने का कि सेम रिएक्शन में जितना इलेक्ट्रॉन का कटिंग होता है, देखिए यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन का कटिंग हो चुका, तो इससे भी पता चलता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड 2 हो जाएगा।
तो ऐसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड के बारे में बताया जाता है। तो लीजिए लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स used, number of electrons used equal to 2 लिख दीजिए ऐसे। उसके बाद 7 नंबर में पूछा गया डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन 7 नंबर का आंसर, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भाई इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है? याद कीजिए गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था, जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था। और जब जिंक से कॉपर की तरफ हो रहा था तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे? फ्रॉम एनोड टू कैथोड। लिख लीजिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन डैश देने के बाद लिखिए फ्रॉम एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से कैथोड के तरफ होगा, फ्रॉम एनोड टू कैथोड। उसके बाद नेक्स्ट लिखते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर में पूछा गया है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। 8 नंबर में डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। भाई इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है ना, करंट का डायरेक्शन उल्टा लिया जाता है, ऐसा लेने का कन्वेंशन है, कन्वेंशन। इलेक्ट्रॉन का फ्लो अगर ऐसे होगा तो करंट का ऐसे होगा, उल्टा लिया जाता है, ऐसा लेने का कन्वेंशन है। तो अब लिखिए डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट डैश दे करके लिखेंगे फ्रॉम कैथोड टू एनोड, फ्रॉम कैथोड टू एनोड, कैथोड से एनोड की तरफ हो जाएगा, फ्रॉम कैथोड टू एनोड। उसके बाद नेक्स्ट लीजिए आगे का पॉइंट। नेक्स्ट कहा गया डिजाइन ऑफ सेल, सेल का डिजाइन आपको बनाना है, डिजाइन ऑफ सेल। डिजाइन ऑफ सेल क्या होगा ये आपको बताना है, यानी गैल्वेनिक सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपको बताना पड़ेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? पहले एनोड को लिखेंगे, उसके बाद कैथोड को लिखेंगे और बीच में सॉल्ट ब्रिज देंगे। पहले एनोड को लिखेंगे, उसके बाद कैथोड को लिखेंगे, बीच में सॉल्ट ब्रिज देंगे। क्या इसका मतलब? एनोड लिखेंगे, कैथोड लिखेंगे, सॉल्ट ब्रिज देंगे, क्या इसका मतलब? चलिए नजर डालिए बोर्ड पर, आपका नजर बोर्ड पर रहना चाहिए, ध्यान से देखिए। ए ऑब्लिक A+2, देखिए एनोड आपका ए है और एनोड पर इलेक्ट्रॉन छोड़ने का काम होता है। जब ए ने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा तो A+2 में बदला, यानी एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऐसा दिखा दिया गया। बीच में 2 लाइन मारा गया, ये जो 2 लाइन मारते हैं इसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। और अब देखिए B+2 चेंज किया बी में, कैसे? इलेक्ट्रॉन को लेते हुए, B+2 इलेक्ट्रॉन को लेते हुए बी में चेंज किया और ये 2 लाइन को क्या बोलेंगे? सॉल्ट ब्रिज। ए चेंज किया A+2 में, 2 लाइन मारा गया, B+2 चेंज किया बी में। तो भाई पहले एनोड लिखते हैं, उसके बाद कैथोड लिखते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन वाला काम होता है, यहाँ रिडक्शन वाला काम होता है। B+2 2 इलेक्ट्रॉन लिया, बी में चेंज किया, क्या हुआ? रिडक्शन। और बीच में 2 लाइन मारा गया जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं। यही है डिजाइन ऑफ सेल, इसी को डिजाइन ऑफ सेल कहते हैं। लिख लीजिए। अब नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा ये आपको बताना है। लीजिए दिया गया स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है? देखिए ईएमएफ को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इट इज जस्ट लाइक ए फोर्स, ये एक फोर्स के समान होता है। याद रहे ये फोर्स नहीं होता है,
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक फोर्स नहीं होता। अगर ये फोर्स होता तो इसका यूनिट न्यूटन होता, न्यूटन। ये फोर्स बिल्कुल ही नहीं होता, लेकिन जस्ट लाइक ए फोर्स होता है, और इसी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। यही फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है, खींचता है, खींचता है, जिसके कारण करंट का फ्लो देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स just like a force but not it is a force, just like a force but not it is a force which compels for the movement of electron, which compels मतलब मजबूर कर देना, जो इलेक्ट्रॉन को मजबूर कर देता है मूवमेंट दिखाने के लिए। तो ये था ईएमएफ। बाकी बहुत डिटेल में आपको फिजिक्स में इसके बारे में पता चलेगा। तो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल को हम लोग कहने वाले हैं ई नॉट ओपी, ए नॉट ओपी प्लस ए नॉट आरपी। ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल का फॉर्मूला। स्टैंडर्ड ओपी प्लस स्टैंडर्ड आरपी को ही स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल कहते हैं। द सम ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज नोन एज स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये इसका डेफिनेशन होगा। अब स्टैंडर्ड ओपी वैल्यू किसका लेंगे? स्टैंडर्ड ओपी वैल्यू किसका लेंगे? तो भाई ओपी वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू आप एनोड का लेंगे, और आरपी वैल्यू किसका लेंगे? कैथोड का। ओपी वैल्यू आप एनोड का लेंगे और आरपी वैल्यू किसका लेंगे? कैथोड का। ओपी वैल्यू एनोड का लेने वाले हैं, आरपी वैल्यू कैथोड का लेने वाले। क्यों? क्योंकि एनोड के पास ऑक्सीडेशन वाला काम होता है, इसलिए एनोड के पास ओपी वैल्यू लीजिए, और कैथोड के पास रिडक्शन वाला काम होता है, इसलिए आरपी वैल्यू लीजिए। सोचिए, तो फिर एनोड के पास गौर कीजिए ओपी वैल्यू भी है, आरपी वैल्यू भी है। कैथोड के पास ओपी वैल्यू भी है, आरपी वैल्यू भी है। देखने का चीज है, देख लीजिए। तो आप ओपी वैल्यू किसका लेंगे? एनोड का। आरपी वैल्यू किसका लेंगे? कैथोड का। क्यों भाई? क्योंकि कैथोड के पास रिडक्शन होता है, इसलिए आरपी वैल्यू लेंगे, और एनोड के पास ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए ओपी वैल्यू लेंगे। ध्यान से देख के लीजिए, ओपी वैल्यू एनोड का ये है, कैथोड का आरपी वैल्यू ये है, ले लिए सावधानी पूर्वक। 0.74 प्लस देंगे -0.44 आरपी वैल्यू देख के लेना है, दिमाग लगाना मना है। तो मिल गया 0.30 वोल्ट। आंसर ये है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ए नॉट ओपी प्लस ए नॉट आरपी इक्वल टू 0.30 वोल्ट। आंसर हो गया। अब आपसे पूछा गया, बता ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा? ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, ये भी आपसे पूछा गया। तो चलिए अब अंतिम नंबर 11 नंबर क्वेश्चन बनेगा, तो लिखते हैं। पहले यहां तक उतार लीजिए, और अब 11 नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। लीजिए, लिख दिया गया। ये जो स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है, इसी को ई नॉट सेल भी बोला जाता है। तो लिख लीजिए ई नॉट सेल। ई नॉट सेल बोलिए या स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल बोलिए, दोनों का एक ही मतलब होता है। और अब ईएमएफ ऑफ सेल हम लोगों को देखना है। ईएमएफ ऑफ सेल क्या होगा, अब इसके बारे में हम लोगों को जानना है। 11 नंबर चालू करना है। तो लीजिए ईएमएफ ऑफ सेल। आप बोलेंगे इससे पहले क्या निकाले थे? वो निकाले थे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल। ये बिना स्टैंडर्ड वाला है, इसको ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। ईएमएफ ऑफ सेल बराबर क्या होगा? बिना स्टैंडर्ड वाला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जोड़ बिना स्टैंडर्ड वाला रिडक्शन पोटेंशियल, यानी ओपी प्लस आरपी को ईएमएफ ऑफ सेल कहेंगे। सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल को ही ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे, ईएमएफ ऑफ सेल बोलेंगे। सोच, ये स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं है, बिना स्टैंडर्ड वाला। तो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान और रिडक्शन पोटेंशियल का मान को जोड़ देंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ईएमएफ ऑफ सेल मिलेगा।
दोनों के मानों को जोड़ देंगे तो हमें ईएमएफ ऑफ सेल मिलेगा। आप बोलेंगे तो जोड़ दीजिए, तो आप ही बताइए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान कितना है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान कितना है? नहीं है, वो है स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मान। बिना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मान है ही नहीं आपके पास, तो फिर कैसे बनाएंगे? यहीं पर नस्ट इक्वेशन का उपयोग किया जाता है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नस्ट इक्वेशन का सहारा लिया जाता है। अब हम लोग नस्ट इक्वेशन सीखेंगे, उसके बाद इस मान को भरेंगे। तो यहाँ फिलहाल 3 लाइन छोड़ दीजिए, 3 लाइन छोड़ दीजिए। वापस जब हम लोग आएंगे तो उसको भरेंगे। अब नया टॉपिक का नाम लिखिए नस्ट इक्वेशन। लिखिए N E R N S T apostrophe S नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन अब हम लोग सीखेंगे, नस्ट इक्वेशन अब हम लोग जानेंगे। प्लीज NERNST apostrophe S नस्ट इक्वेशन। अब नस्ट इक्वेशन हम लोग सीखेंगे। जानिए नस्ट इक्वेशन में क्या कहा जाता है, समझ। देखिए ए एरो ए प्लस एन, बगल में प्लस एन ई। इस ए ने कितना इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है? एन इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है, तो इसके माथा पर कितना चार्ज हो गया? प्लस एन। ए ने एन गो इलेक्ट्रॉन को छोड़ा, तो इसके माथा पर चार्ज क्या हो गया? प्लस एन। तो फिर भाई ये कौन सा काम हो रहा है? ऑक्सीडेशन वाला काम हो रहा है। आप लोग भी लिख लीजिए। तो यहां आपको मिलेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो लिखिए मेरे साथ आप लोग भी, EOP ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बराबर स्टैंडर्ड ओपी, स्टैंडर्ड ओपी माइनस RT बाय NF इनटू लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। याद रहे इधर वाला होता है ऊपर में, इधर वाला होता है नीचे में हमेशा। तो लीजिए लिखेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन A प्लस एन बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन A। लॉग जब भी लिखा जाता है तो बेस देना जरूरी होता है, बेस है E। log molar concentration A plus n by molar concentration A to the base E। अब बेस E को हटाएंगे तो 10 हटाएंगे और पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाई जब भी बेस E को हटा के 10 हटाया जाता है तो पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई किया जाता है। आप बोलेंगे काहे हटाना चाहते हैं? रहने दीजिए। नहीं, दरअसल लॉग टेबल जो बुक में आप देखते हैं वो बेस 10 में ही तैयार किया गया है, इसीलिए यहाँ बेस लाना 10 जरूरी होता है, तभी तो आप उस लॉग टेबल का उपयोग कर पाएंगे, इसीलिए इसको हटाया जाता है। और 10 को लाकर 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लीजिए हो जाएगा EOP equal to E dot OP, a standard oxidation potential minus RT by NF into log देंगे log इस मोलर कॉन्सेंट्रेशन A का वैल्यू क्या होगा? 1। तो लीजिए दिया गया log मोलर कॉन्सेंट्रेशन A प्लस n, ऐसा हो गया। देखिए ये सॉलिड है, सॉलिड ये आपका इलेक्ट्रोड है, और सॉलिड इलेक्ट्रोड का, सॉलिड का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 1 होता है, इसलिए वो 1 हो गया, हट गया। अब आगे देखिए, बेस यहां पर आप 10 लिख सकते हैं और पूरे को 2.230 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ऐसे देंगे, ऐसे 2.303 RT बाय NF। और अब देखिए R का मान 8.31 पुट करेंगे, T का मान 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298। हम लोग जब भी बात करते हैं तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर बात करते हैं। एग्जाम में टेम्परेचर कुछ नहीं दिया जाएगा तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड समझेंगे, और अगर 25 दे दिया तो 25 ही आप लेंगे। तो यहां पर
टेम्परेचर 298 देंगे। जहां देखेंगे F वहां मारेंगे 96500 कूलम। जहां देखेंगे F वहां मारेंगे 96500 कूलम। n तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n की जगह पर n छोड़ देंगे। तो लीजिए दिया गया एट 25। हाँ बोलिए। 2303 से कहाँ से है सर? बोले तो बेस ई को हटाएंगे, 10 हटाएंगे तो पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये है रूल। बेस ई को हटाते हैं, 10 हटाते हैं तो पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप बोलिएगा विकास कि कैसे सर, तनी दिखा देते तो मजा आ जाता है। भाई ये मैथमेटिक्स का टीचर का काम है। अब हमको मैथमेटिक्स मत बोलिए पढ़ाने के लिए, हालांकि हमको मैथ भी आता है, लेकिन बोलिए मत कि कैसे हुआ, आप ही दर्शन कराइए। कभी अपने मैथ के टीचर से पूछ लीजिएगा, बोलिएगा सर केमिस्ट्री का टीचर बोला ये हटाएंगे, 10 हटाएंगे तो पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे थोड़ा कैलकुलेशन करके दिखा दीजिए, वो आपको दिखा देंगे। हमको छोड़िए ना, हम से कहे मैथ पढ़ जाएगा, वो वही दिखाएगा। मैथ वाला टीचर को पैसा सा देते हैं ना, वो दिखा देंगे और क्या। तो चलिए अब आगे का बात करते हैं। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड अब देखिए आर का मान, टी का मान, एफ का मान पुट करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिलेगा EOP इक्वल टू E0OP माइनस 0.059 बाय n। भाई इतना का वैल्यू पुट कीजिएगा ना तो आएगा 0.059। घर में अपना चेक कर लीजिएगा, नहीं भी चेक कीजिएगा तो मान लीजिए इतना ही आता है। आता भी है, बहुत साल से आता है, आते जा रहा है, तो कहीं यही आएगा। तो 0.059 बाय n इनटू लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन E प्लस n ऐसे दिया गया। और इसको इक्वेशन 1 कर दीजिए। ये इक्वेशन 1 हो गया। E of P equal to E naught of P minus 0.059 by n into log molar concentration A plus n। इक्वेशन 1 हो चुका। और अब आगे का बात करते हैं। यहां तक हो चुका, आगे का काम करते हैं। लीजिए आगे का काम। नेक्स्ट इसमें इसको आप बॉक्स में बंद कर दीजिए और ये इक्वेशन 1 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपको पास आ चुका। अब दूसरा हम लोग लिखेंगे, लिखिए हम मेरे साथ, आप लोग भी लिखिए। B प्लस n बगल में प्लस n E। भाई इसके माथा पर प्लस n चार्ज है, n गो इलेक्ट्रॉन घुस गया तो बन गया B, ऐसे बन गया B। और अब देखिए क्या होता है। अब हम लोग इसके लिए आरपी वैल्यू लिखते हैं। लीजिए दिया गया ERP इक्वल टू ERP E नॉट RP माइनस, जैसे ये लिखे थे वैसे ही लिखना पड़ेगा, माइनस RT बाय NF इंटू लॉग, इधर वाला ऊपर में इधर वाला नीचे में, मोलर कॉन्सेंट्रेशन B बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन B प्लस n। बेस क्या देंगे E। लीजिए बेस ही दिया गया, जैसे ओपी में लिखे थे वैसे ही आरपी में लिख दिए। और अब ध्यान दीजिए, देखिए क्या होता है। यहां पर क्या होगा, बेस ई को हटाएंगे, 10 हटाएंगे तो पूरे को 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये सॉलिड है, सॉलिड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, तो इसके लिए 1 देंगे। अब हो गया, लिखिए मेरे साथ, आप लोग भी लिखिए ERP बराबर, लीजिए दिया गया ERP बराबर E नॉट RP माइनस 2.303 RT बाय NF इंटू लॉग 1 बाय, ये सॉलिड है, सॉलिड का मोलर कॉन्सेंट्रेशन 1 होता है, 1 बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन B प्लस n। बेस यहां पर 10 दिया जाएगा, E हट गया, 10 सट गया, ERP इक्वल टू E नॉट
आरपी ऐसा हो गया। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, एक काम हम डायरेक्ट करने वाले हैं, आपको दिक्कत होगा घर में, इसलिए बात को पहले समझ लीजिए। देखिए, log m माइनस n, log m बाई n के फॉर्मूला पर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, log 1 माइनस log इतना, log 1 माइनस log इतना, log 1 का वैल्यू कितना, 0, तो फिर 0 माइनस log इतना, माइनस log इतना, तो माइनस माइनस प्लस। देख लीजिए, ऐसे प्लस होगा, ऐसे हम प्लस करेंगे, log n बाई n के फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, log 1 माइनस log इतना, log 1 का वैल्यू 0, तो माइनस log इतना का वैल्यू प्लस हो जाएगा। तो लीजिए लिखते हैं at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, at 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लीजिए दिया गया ई आर पे इक्वल टू ए नॉट आर पे प्लस 0.059 by n into log molar concentration B plus n, ऐसा इक्वेशन 2 ऐसा देखिए। लीजिए ERP का मान हो चुका ऐसे, ERP इक्वल टू ए नॉट आरपी प्लस 0.059 बाई n, इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और बॉक्स में बंद कर दीजिए। ये दूसरा टाइम हो इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन फिनिश। और अब एक तीसरा इक्वेशन हम लोग लिखते हैं, अंतिम तीसरा इक्वेशन। लीजिए कैसे लिखा जाएगा, ये अब आप लिखते हैं। लिखिए ई सेल इक्वल टू, ई सेल इक्वल टू क्या होगा, EOP प्लस ERP, ऐसा होता है। अब EOP का मान इक्वेशन 1 से पुट करेंगे और ERP का मान इक्वेशन 2 से पुट करेंगे, ये लिखा हुआ है। अपने अपने कॉपी में देखिए, इक्वेशन 1 में क्या है, E नॉट OP माइनस 0.059 by n into log molar concentration A plus n, ऐसा हो गया। E naught of P minus 0.059 by n into log molar concentration A plus n हो गया। और अब ERP का मान यहां लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, तो लिखिए मेरे साथ, EOP का मान इक्वेशन 1 से पुट किए, मिला लीजिए, E naught of P minus 0.059 by n into log molar concentration plus n, बगल में प्लस देंगे, E naught RP plus 0.059 by n into log molar concentration B plus n। चलिए नोट कीजिए फटाफट, और अब देख करके बोलिए, ये E नॉट OP और E नॉट RP जो लिखा गया, इसके लिए क्या लिखेंगे, E नॉट OP प्लस E नॉट RP के लिए क्या होता है, E नॉट सेल। लीजिए लिख दिए, E सेल बराबर E नॉट सेल, ऐसे लिख दिए, E नॉट सेल माइनस 0.059 बाई n जो है, यहां भी है, यहां भी है, कॉमन ले लेते हैं, 0.059 बाई n कॉमन ले लिए, तो क्या बचा, लॉग। लीजिए क्या बच रहा है, देख लीजिए, लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन A प्लस n माइनस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन B प्लस n, ऐसा हो गया। अब छोटा सा काम करेंगे, एक छोटा सा काम करेंगे। लीजिए log m माइनस log n का फॉर्मूला पर सेट करेंगे, इसको क्या होगा, log m बाय n। लिखिए मेरे साथ आप लोग भी, E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n इनटू E सेल बराबर E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय n into log molar concentration A plus n by
मोलर कॉन्सेंट्रेशन B+N ऐसा दे दिया गया और इसको बॉक्स में ऐसे बंद कर दीजिए। लीजिए EMF ऑफ सेल निकालने का फॉर्मूला आपके पास आ चुका। E नॉट सेल माइनस 0.059 by N into log molar concentration E+N by molar concentration B+N। इसको इक्वेशन 3 कर दीजिए, इक्वेशन 3 कर दीजिए। तो ये जो इक्वेशन 1 2 3 आपको दिख रहा है अपने अपने कॉपी में, इसी इक्वेशन 1 2 3 को नास्ट इक्वेशन कहा जाता है। इसी पर आगे चलकर बहुत सारा सवाल हम लोग बनाने वाले हैं। तो केवल इक्वेशन 1 2 3 को याद रखिएगा, कैसे आया वो भी बता दिए। तो एक लाइन लिख लीजिए नीचे, इक्वेशन 1 कॉमा 2 कॉमा 3, इक्वेशन 1 कॉमा 2 कॉमा 3 और नॉन एज नस्ट इक्वेशन। यहां लिखा गया ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाय एन। यहां लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन A+N बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन B+N। इसी को, इन्हीं तीनों को नस्ट इक्वेशन कहा जाता है। तो वो जो 3 लाइन छोड़े थे ना, 3 लाइन थोड़ा निकालिए तो अपने कॉपी में 11 नंबर क्वेश्चन में 3 लाइन जो छोड़े थे वहां पर थोड़ा पहुंच जाइए। 1 मिनट का काम है, उसको फिनिश कर लेते हैं। 3 लाइन जो छोड़े थे वहां पहुंच जाइए 11 नंबर क्वेश्चन में। आपने लिखा था ई सेल बराबर EOP प्लस ERP। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? इसके लिए EOP प्लस ERP के लिए होगा E नॉट सेल। वो जो 3 लाइन छोड़े थे उसमें पूरा कीजिए। E नॉट सेल माइनस 0.059 बाय N के जगह पर क्या देंगे? 2 इंटू लॉग ऑक्सीडेशन वाला आयन क्या है? A+2। वहां पर A+2 था, फिर B+2 ऐसे लिख दिया गया। E नॉट सेल की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? 0.40। यही निकला था ना 0.30 निकला था ना, तो 0.30 लिख सकते हैं E नॉट सेल का मान। बाकी इसका वैल्यू तो आपके पास है नहीं, इसलिए उसके बारे में कुछ लिखना नहीं है। बस हो गया, इतना ही। तो आज बहुत कुछ बताया गया, घर में पढ़िएगा और अगली क्लास में हम लोग बहुत ही ज्यादा सवाल बनाने वाले। पूरा का पूरा क्लास न्यूमेरिकल बनेगा और गारंटी के साथ सिखाएंगे अगर आप इतना तैयार कर लिए तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वो सारा न्यूमेरिकल छपा हुआ है। क्वेश्चन आउट पहले हम बता देते हैं, हर साल पूछा जाता है, इसलिए सीखना तो बहुत जरूरी है। तो घर में इतना कीजिएगा, सिखाने का गारंटी। बस आज का पढ़ाई समाप्त।